नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं और उससे पहले हमने रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है चरण बाय चरण एक एक चीज़ को समझते हुए हमने पार्ट 3 के अंदर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखा था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, आज हमारा चलेगा पार्ट 4। क्या चलेगा दोस्तों? पार्ट 4 चलेगा और इसमें पढ़ेंगे हम कि रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अपने पास जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर क्या बनता है दोस्तों? नया दूसरा पदार्थ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? एक पदार्थ टूटकर नया पदार्थ बनता है। तो दोस्तों, कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या होता है दोस्तों? बदल जाता है। एक पदार्थ क्या होता है? दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। तो दोस्तों, जो अपना एक पदार्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और जो हमें दूसरा पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्पाद बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो दोस्तों, अभिकारकों के कुछ बंध टूटते हैं। अभिकारकों के कुछ बंध टूटते हैं। दोस्तों, यह रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है और अभिकारकों के कुछ बंध टूटकर जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसमें क्या होते हैं दोस्तों? नए बंध बन जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? नए बंध बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम समझेंगे, हम देखेंगे प्रत्येक बात को कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके प्रत्येक पार्ट के अंदर हम एक एक चीज़ का डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार रासायनिक बंध टूटते हैं और किस प्रकार रासायनिक बंध बनते हैं। तो दोस्तों, अपने पास रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो अपने पास पहला प्रकार है दोस्तों वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया। और दूसरा जो हमारा पार्ट है, जो दूसरी अभिक्रिया का प्रकार है वह है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों, अपने पास जो तीसरी अभिक्रिया है वह है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार जो चौथी अभिक्रिया होगी अपने पास वह होगी विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगी दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जो 5वीं अभिक्रिया अपने पास होगी वो होगी उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो इन 5 प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन हम डिटेल वाइज करेंगे। तो दोस्तों, आप नोट्स बनाते हुए चलिए और प्रत्येक बात को ध्यान से समझते हुए चलिए। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यदि उतारना चाहो तो उतार सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे दोस्तों पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे अपनी पहली रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, नाम से ही पता चलता है कि संयोजन अभिक्रिया अर्थात क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर संयोग होगा। क्या होगा? संयोग होगा। तो दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके, जैसा कि मैंने बताया नाम से ही पता चलता है हमें कि क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर संयोग होगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। कैसा उत्पाद बनाते हैं दोस्तों? एकल उत्पाद बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपनी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित एक प्रश्न आपके निश्चित ही बोर्ड में पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपकी इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। दोस्तों, परिभाषा कैसे याद करनी है? तो आप कम से कम 4 या 5 बार इनको एक बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए। प्रत्येक चीज़ को बार बार यदि रिवाइज किया जाएगा तो आपको अपने आप ही वो चीज़ क्या होगी दोस्तों? याद हो जाएगी। तो दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया
कैसी अभिक्रिया होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपनी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अपने पास है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। ये किस प्रकार का होता है दोस्तों? एस मतलब कि सॉलिड, एस मतलब कि सॉलिड, और सॉलिड का मतलब क्या होता है? ठोस। ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाई जाती है तो एकल उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? हमें एकल उत्पाद के रूप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। दोस्तों ये AQ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यह किस प्रकार का विलयन प्राप्त हुआ? जलीय विलयन प्राप्त हुआ। किस प्रकार का विलयन प्राप्त हुआ? जलीय विलयन प्राप्त हुआ। इस कारण यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों? हमने AQ लिखा। ठीक है। तो दोस्तों आपको प्रत्येक समीकरण के कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठो और इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आप परिभाषा भी लिख सको और उदाहरण भी लिख सको, तो आपको प्रत्येक बात यहाँ से याद रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया परिभाषा हमने जानी। उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण हम दे सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे एरो लगा के आपके सामने लिखा भी सही कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो दोस्तों हमने परिभाषा के अंदर पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक। तो यहाँ पे कितने पदार्थ थे दोस्तों? 2 पदार्थ थे। दोनों पदार्थ जो थे उन्होंने अभिक्रिया करके कितने उत्पाद बनाए दोस्तों? तो एकल उत्पाद बनाया। कितना उत्पाद बनाया दोस्तों? एकल उत्पाद बनाया। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो एकल उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। एकल उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये था दोस्तों हमारा पहला उदाहरण। और दोस्तों यदि हम एक और उदाहरण लेकर इसे समझना चाहें तो अपने पास जैसे क्या है दोस्तों? ये कार्बन। क्या है दोस्तों? कार्बन, अर्थात हम कह सकते हैं कोयला। ठीक है। किस प्रकार का होता है कोयला दोस्तों? ठोस होता है। किस प्रकार का होता है? ठोस होता है। तो दोस्तों जब कोयले की ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है या कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है या उसका दहन करवाया जाता है तो हमें कौन सी गैस मिलती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो दोस्तों यहाँ भी क्या हुआ कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया होने पर या संयोग होने पर हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? एकल उत्पाद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? एकल उत्पाद प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यहाँ लिखा है अपने पास कि जब कोयले को O2 की उपस्थिति में दहन करते हैं, जब कोयले को O2 अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं या जलाते हैं तो एकल उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह थी अपनी संयोजन अभिक्रिया, जिसमें हमने देखा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसके कुछ उदाहरणों के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों आइए हम संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण लेकर संयोजन अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण। तो दोस्तों अपने पास है उदाहरण नंबर 3। इसमें देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई गई? ऑक्सीजन के साथ करवाई गई। किसके साथ करवाई गई दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ करवाई गई। तो दोस्तों यह जो 2 पदार्थ थे या जो 2 गैसें थी, इन्होंने मिलकर क्या बनाया दोस्तों? एकल उत्पाद के रूप में किसका निर्माण किया? जल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया दोस्तों? जल का निर्माण किया। तो दोस्तों कि जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो यह दोनों गैस
निश्चित अनुपात में मिलकर अर्थात संयोग करके एकल उत्पाद के रूप में क्या देती हैं, हमें जल देती हैं। क्या देती हैं दोस्तों? जल देती हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें थी, दोनों गैसें थी, उन्होंने क्या किया दोस्तों, निश्चित अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण किया? जल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया दोस्तों? जल का निर्माण किया। दोस्तों यह था अपना उदाहरण नंबर 3। तो दोस्तों हम देखेंगे अब उदाहरण नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों यह क्या है? N2। तो यह है अपना नाइट्रोजन। क्या है दोस्तों? अपना नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से करवाई जाती हैं तो क्या प्राप्त होता है अपने पास? तो अपने पास प्राप्त होता है दोस्तों अमोनिया प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? अमोनिया प्राप्त होता है। अमोनिया क्या होता है दोस्तों? एक तीक्ष्ण गंध वाली यानी तेज गंध वाली रंगहीन गैस होती है। क्या होती है दोस्तों? रंगहीन गैस होती हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने क्या किया कि जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाई तो हमें एकल उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? अमोनिया प्राप्त हुआ। तो दोस्तों यह थी अपनी संयोजन अभिक्रिया। तो हमने देखा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या हुआ कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों हम संयोजन अभिक्रिया के हमने कितने उदाहरण देखे? 4 उदाहरण देखे। तो दोस्तों आपको चारों उदाहरण याद होनी चाहिए, ताकि मान लीजिए आपसे परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए कि संयोजन अभिक्रिया के कोई 2 उदाहरण दीजिए या 3 उदाहरण दीजिए तो आप इन्हें अच्छे से लिख सको। तो आपको प्रत्येक उदाहरण याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब अगली समीकरण की तरफ चलते हैं। तो दूसरी समीकरण है दोस्तों अपनी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों नाम से पता चलता है वियोजन होना या विघटन होना, वियोजन होना या फिर विघटन होना अर्थात टूटना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है या फिर उत्पाद बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन से अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा की, विद्युत की, प्रकाश की, इस प्रकार के जो माध्यम होते हैं अपने पास उनकी क्या होती है दोस्तों? आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है दोस्तों? आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हीं आवश्यकताओं या माध्यमों के आधार पर इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। कितने प्रकार से विभाजित किया गया है दोस्तों? 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ कि जो अपने पास एकल अभिकारकता उसका क्या करवाया दोस्तों? हमने अपघटन करवाया। अपघटन करवाने के लिए हमें किन किन प्रकार के माध्यमों की आवश्यकता पड़ी? प्रकाश की आवश्यकता पड़ी, हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी, हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ी। तो इन माध्यमों के आधार पर वियोजन अभिक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए दोस्तों अब हम इन तीनों माध्यमों को बारी बारी से एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया का पहला प्रकार ऊष्मीय अभिक्रिया। तो दोस्तों हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होता था कि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता था। ठीक है, तो इसमें हम पहला पढ़ेंगे ऊष्मीय अभिक्रिया। तो दोस्तों जब किसी अभिकारक को ऊष्मा देकर उसे अपघटित करवाया जाए या फिर तोड़ा जाए
तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों कि जब ऊष्मा द्वारा एकल अभिकारक को अपघटित करवाकर या अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि एकल अभिकारक अपघटित होकर जब दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है? अपनी ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसके कुछ उदाहरण जो कि अपने पास है, इसमें पहला उदाहरण है दोस्तों अपने CaCO3। ये क्या है दोस्तों? अपना एकल अभिकारक है। क्या है दोस्तों? एकल अभिकारक है। ये कैसा होता है दोस्तों? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस होता है। इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। और दोस्तों यही क्या होता है? अपना संगमरमर होता है। क्या होता है? अपना संगमरमर होता है। तो दोस्तों जैसे ही इसको ऊष्मा दी जाती है, तो क्या होता है दोस्तों? ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। और दोस्तों CaCO3 को क्या बोलते हैं अपन? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो दोस्तों कि जब चूने के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करते हैं अर्थात हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों? अपघटित होकर कौन होता है अपघटित? कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होता है। और क्या करता है दोस्तों? दो उत्पाद, पहला उत्पाद क्या है अपना? CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा जो उत्पाद है अपने पास वह क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो CaO तथा CO2 गैस बनाता है। यहाँ अपघटन का कार्य किसके द्वारा संपन्न हुआ दोस्तों? उष्मा के द्वारा संपन्न हुआ। किसके द्वारा संपन्न हुआ? उष्मा के द्वारा संपन्न हुआ। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ऊष्मीय अभिक्रिया, तो इसमें जो भी कार्य संपन्न करवाया जाएगा वो किसके द्वारा संपन्न करवाया जाएगा? उष्मा के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा। तो उष्मा द्वारा हो रहा है, अतः यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। लेकिन किस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों हमने देखा कि ऊष्मीय अभिक्रिया के अंदर क्या किया जाता है कि जब किसी एकल अभिकारक को उष्मा दी जाती है तो वह दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटकर क्या बनाता है दोस्तों? नए उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार एक उदाहरण हमने वो लिया कि जब फेरस सल्फेट जो कि एक ठोस होता है, यदि इसको उष्मा दी जाए तो ये किसमें टूट जाता है दोस्तों? एक तो टूट जाता है अपना फेरिक ऑक्साइड के अंदर। किसके अंदर टूट जाता है? फेरिक ऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। और एक टूट जाता है अपना सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। किसके अंदर? सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। और एक टूट जाता है दोस्तों अपना सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। किसके अंदर टूट जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। दोस्तों इसमें यहाँ दो होने के कारण इसको क्या बोला गया? डाई बोला गया। क्या बोला गया? डाई बोला गया, सल्फर डाइऑक्साइड। और यदि तीन हो तो क्या बोला जाएगा दोस्तों? ट्राई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? डाई। और तीन वाले को क्या बोला जाएगा? ट्राई बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फेरस ऑक्साइड बोलेंगे, नहीं सॉरी दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कि जब फेरस सल्फेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर अर्थात टूटकर फेरिक ऑक्साइड तथा SO2 तथा SO3 गैस बनाता है। यहाँ अपघटन के बाद एकल अभिकारक से तीन उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों हमने देखा ऊष्मीय अभिक्रिया में
कि किस प्रकार से एकल अभिकारक को उष्मा देकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपको इसकी परिभाषा भी याद रखनी है और साथ ही साथ आपको इसके उदाहरण भी याद रखने हैं। तो दोस्तों आइए हम एक उदाहरण लेकर और उसमें अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक उदाहरण और लेकर हम समझते हैं कि जो अपनी उसमें वियोजन अभिक्रिया है वह किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों अपने पास क्या है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट है। क्या है दोस्तों, लेड नाइट्रेट है। यदि लेड नाइट्रेट को यदि उष्मा दी जाती है तो अपने पास जो उत्पाद प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा दोस्तों, लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगी दोस्तों, ऑक्सीजन प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या था, अपने पास लेड नाइट्रेट था। जैसे ही मैंने इसको उष्मा दी या फिर हीट दी तो यहाँ पे अपने पास क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, लेड ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, लेड ऑक्साइड। दोस्तों पीबी का मतलब क्या होता है, लेड होता है। क्या होता है, लेड होता है। ठीक है, और यहाँ क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, अपने पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ और साथ ही दोस्तों अपने पास क्या प्राप्त हुई, ऑक्सीजन प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए दोस्तों कि जब लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर अर्थात टूटकर किस में बदल जाती हैं दोस्तों, लेड ऑक्साइड में बदल जाती हैं। और किस में बदल जाती हैं दोस्तों, NO2 में बदल जाती है तथा किस में बदल जाती है, O2 में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, NO2 और O2 और लेड ऑक्साइड में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ उदाहरण थे दोस्तों जो कि हमने उसमें वियोजन अभिक्रिया के अंदर देखे। ठीक है, साथ ही दोस्तों आपको एक नोट यह भी याद रखना है कि जब NO2 गैस अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है दोस्तों, भूरे रंग के धुएं के साथ उत्सर्जित होती हैं। किस प्रकार उत्सर्जित होती हैं, भूरे रंग के धुएं के साथ उत्सर्जित होती हैं। दोस्तों जब अभिक्रिया करवाई जाती हैं तो अभिक्रिया करवाने के पश्चात जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है तो अभिक्रिया संपन्न होते समय जो NO2 होती है अपनी, ये किस प्रकार से उत्सर्जित होती है दोस्तों, तो भूरे रंग के धुएं के साथ अभिक्रिया से क्या होती है दोस्तों, मुक्त होती रहती है, उत्सर्जित होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह थी अपनी उसमें वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों अपनी जो अगली अभिक्रिया है वो है दोस्तों विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अगली क्या है दोस्तों, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसके अंदर हम देखेंगे कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण क्या होते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती हैं। तो दोस्तों विद्युत द्वारा एकल अभिकारक अपघटित होकर, दोस्तों पहले क्या होता था, हमने देखा कि जो अभिकारक होते थे वह 2 या 2 से अधिक होते थे और उनका क्या होता था दोस्तों, संयोग होता था और एकल उत्पाद प्राप्त होता था। तब क्या, कौन सी अभिक्रिया थी, अपनी संयोजन अभिक्रिया थी। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमने देखा वियोजन अभिक्रिया के अंदर तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एकल अभिकारक टूटकर हमें क्या देता है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। क्या देता है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है। देखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया दोस्तों यह क्या होती है कि विद्युत द्वारा या विद्युत धारा द्वारा जब एकल अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक उदाहरण हमने लिया। उदाहरण में क्या था दोस्तों, H2O क्या होता है अपना, जल होता है। क्या होता है दोस्तों, जल होता है।
जैसे ही दोस्तों जल में अम्ल मिलाकर, मान लीजिए आपने कुछ मात्रा में जल के अंदर क्या मिला दिया दोस्तों, अम्ल मिला दिया, और यदि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के पश्चात जो अपना जल था वो किस किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन में टूट जाता है, और किस में टूट जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन में टूट जाता है। उत्पाद के रूप में अपने को क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, कि जब जल में कुछ मात्रा में अम्ल मिलाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका विद्युतीय अपघटन होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्युतीय अपघटन होता है। और विद्युतीय अपघटन होने के पश्चात अपने पास जो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, तो एक तो होती है अपनी हाइड्रोजन गैस और एक प्राप्त होती है अपने पास ऑक्सीजन गैस। तो दोस्तों जो जलीय विलयन विद्युत वियोजन अभिक्रिया में हमने लिया, जो हमने जल लिया, उसमें जल और अम्ल का जो अनुपात था वो कितना था दोस्तों, 2:1 था। क्या था दोस्तों, 2:1 था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरी अपनी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप इनको उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम देखेंगे तीसरी और अंतिम प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों इससे पहले हमने क्या पढ़ा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत धारा वियोजन अभिक्रिया, और तीसरी अपने पास प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि प्रकाश के द्वारा अपघटन करवाया जाएगा। किसके द्वारा अपघटन करवाया जाएगा दोस्तों, प्रकाश के द्वारा अपघटन करवाया जाएगा। तो दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एकल अभिकारक, सूर्य के प्रकाश द्वारा एकल अभिकारक, पता होगा आपको अभिकारक क्या होता है, एकल अभिकारक अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जब सूर्य के प्रकाश द्वारा एकल अभिकारक टूटकर जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद हमें देता है तो ऐसी अभिक्रिया की कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपनी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अपने पास है AgCl अर्थात सिल्वर क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, जब सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में अपघटन करवाया जाता है, जब सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में अपघटन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, एक तो प्राप्त होती है चांदी Ag, और एक प्राप्त होती है दोस्तों हमारे पास क्लोरीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है दोस्तों, क्लोरीन प्राप्त होती है। तो दोस्तों कि जब AgCl को चीनी मिट्टी की प्लेट पर, दोस्तों आपने देखा होगा चीनी मिट्टी की प्लेट क्या होती है दोस्तों, आपने कप देखा, कप जिसमें अपन क्या करते हैं, चाय पीते हैं, वो कहीं का होता है दोस्तों, वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो होता है अपना चीनी मिट्टी का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है दोस्तों, चीनी मिट्टी का बना होता है। दोस्तों जब AgCl को चीनी मिट्टी की प्लेट पर रखकर इसे सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में रख देने से सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है दोस्तों, प्रकाश के द्वारा अपघटन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, अपघटन हो जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, Ag प्राप्त होता है तथा Cl2 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों हमने क्या किया कि AgCl लिया और उसको चीनी मिट्टी की प्लेट में रखकर यदि हम सूर्य के प्रकाश में ले जाकर उसको रखते हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे पास AgCl जो था उसका अपघटन होगा और उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, Ag प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा दोस्तों, Cl2 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं
और इसका सूर्य के प्रकाश में अपघटन करवाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, Ag प्राप्त होगा और Br प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, Br2 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह थी दोस्तों अपनी दो रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि हमने पढ़ी। पहली पढ़ी दोस्तों हमने संयोजन अभिक्रिया और दूसरी पढ़ी दोस्तों हमने वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में हमने वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार के बारे में अध्ययन किया, उसमें वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और तीसरी अपनी हमने जो पढ़ी अंतिम वो पढ़ी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है दोस्तों कि पता नहीं हम उसको पढ़ते नहीं पढ़ते वो बात अलग हो जाती है, लेकिन यदि आप नोट्स बनाते हुए चलते हो तो मैं ये मानता हूँ दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों आप प्रत्येक चीज़ को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके किसी प्रकार का कोई टॉपिक छूटे ही ना। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर बड़े लिखो, तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप क्वालिटी 480 रखते हो तो मैं कहता हूँ आपको कि आपको अच्छे से दिखाई देगा, शब्द भी आपको बिल्कुल साफ नज़र आएंगे। तो आपको क्वालिटी कितनी रखनी है दोस्तों, 480 रखनी है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर। और दोस्तों हमने इसके अंदर 2 प्रकार की रासायनिक समीकरणों का अध्ययन किया। ठीक है, तो दोस्तों आप इनको पढ़िए, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।